नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंजेस इन इंडिया और इसका टॉपिक नंबर 2 है रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव्स, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको क्या है ये सब। तो बेसिकली मोटा मोटी हमें मतलब सरकार ने आज़ादी के बाद जब हमारी सरकार बनी, भारत देश बना, मतलब भारत देश तो ऐसे हज़ारों सालों से है, लेकिन जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बनी वो आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद। तो देश में क्या थी, काफ़ी गरीबी थी। गाँव में 70% लोग जो है भारत गाँव में बसता है, था या मतलब अभी भी है ही। अब तो खैर थोड़ा अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो अब गरीबी और ये सब जो प्रॉब्लम्स थी इनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए, क्या क्या स्कीम चलाई। ठीक है, ये सब हमें इसमें देखना है। तो रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट हैज़ बीन अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ इंडियन प्लानिंग सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल प्लान मतलब बहुत बड़ा कंसर्न क्यों है प्लानिंग कमीशन का। वो जो 5 ईयर प्लान बनते थे ना, 5 ईयर प्लान्स, तो हर हर प्लान में एक तरह से रूरल डेवलपमेंट को खास जगह दी जाती थी। क्यों? वही रीज़न है कि 70% इंडिया जो है वो गाँव में बसता है। तो असली इंडिया जो है भाई, 70% तो मोर देन मेजोरिटी हो गया ना। तो जब असली मतलब असली का मतलब क्या हो गया, असली तो ये थोड़ी कि शहर वाले लोग नकली हैं। असली का मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, मेजोरिटी लोग, मतलब मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लिव इन विलेजेस। तो विलेज या रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इनिशियली फोकस वॉज ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, बट रूरल डेवलपमेंट गेन्ड मोमेंटम when it was realized that grassroots participation was essential for inclusive growth। ठीक है, तो वही है, जैसे भाई आज़ाद हुए तो भाई ये सब देखा गया भाई कैसे कैसे मतलब डेवलपमेंट करें, देश को कैसे डेवलप बनाएं। तो शुरू में बात की गई भाई एग्रीकल्चर को मतलब डेवलप किया जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए बड़ी बड़ी, कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं जैसे कि टेलीफोन लाइंस और ये सब है ना, पोस्टल सर्विसेज, इवन मेल वगैरह जो जाती है, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, इन पे ध्यान दी जाए, मतलब जो मैक्रोज हैं आपके डेवलपमेंट के। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में समझ में आई कि जो ग्रास रूट लेवल पे हमारा जो विलेज है, जो रूरल एरियाज़ हैं, जब तक वहाँ तक विकास नहीं पहुँचेगा, तो जब तक फिर क्या होगा कि एक्चुअल विकास नहीं होगा। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, अर्बनाइजेशन में ज़्यादा, अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा फोकस रहेंगी। हमें अगर असली विकास चाहिए तो हमें ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरियाज़ में जाना पड़ेगा। तो रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों भाई? 70% लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में क्या होता है, गांव में एक ही चीज़ होती है, वो है खेती, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो गांव में रहने वाले लोगों की इनकम बढ़ेगी। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में सड़कें बनाइए, हाँ, अच्छे पक्के मकान बनाइए, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब चीज़ें गांव में प्रोवाइड करिए। कम्युनिकेशन भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन वगैरह। हालांकि आजकल के ज़माने में तो मोबाइल है, जियो हर जगह पहुंच चुका है, जियो या बाकी सब नेटवर्क्स, तो कम्युनिकेशन तो इजी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आ रही है, लेकिन वही है कि कभी कहीं किसी किसी गांव में 4 घंटे आती है, 5 घंटे आती है। पानी तो बहुत मतलब वो डिपेंड करता है कि गांव आपका किस जगह पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये गांव में पहुंचाई जाएं तो गांव में एक तरह से विकास या डेवलपमेंट हो सकता है, या होगा, मतलब हो सकता है। एक्सपेंडिंग सोशल सर्विसेज, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके साथ ये भी आनी चाहिए। हेल्थ के लिए मतलब जैसे कोई डिस्पेंसरी खोल दिया, कोई छोटा हॉस्पिटल खोल दिया। एजुकेशन के लिए मतलब एटलीस्ट 12th क्लास तक का तो स्कूल होना ही चाहिए हर गांव में, जिससे बच्चों को, भाई कॉलेज के लिए तो बच्चे बाहर बच जा सकते हैं, लेकिन 12वीं तक तो बच्चों का होना चाहिए। और सेपरेट गर्ल्स स्कूल भी होना चाहिए, क्योंकि गांव में क्या होता है, सोशल थिंकिंग या सोशल स्टिग्मा इस तरह का होता है, भाई लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ने चाहिए, वरना फिर कुछ मतलब अच्छा नहीं मानते, है ना। तो इसलिए सेपरेट गर्ल्स स्कूल्स भी होने चाहिए। एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जाए। अभी ये तो क्या जनरल सी बात है, शहरों में भी गरीबी और बेरोजगारी दूर करनी होती है, तो गांव में भी कर दीजिए। एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स स्पेशली वुमेन एंड एस सी एस टी कम्युनिटीज़। ठीक है, तो गाँव में क्या है ना, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में तो उतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पे वुमेन का और SC ST कम्युनिटीज़ के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो स्पेशली रूरल एरियाज़ में वुमेन के विकास पे, महिलाओं के विकास पे और SC ST कम्युनिटीज़ के विकास पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स द बिगनिंग, ठीक है, तो जब आज़ादी हुई तो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट CDP शुरू किए गए। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनॉग्रेटेड ऑन October 2, 1952, गांधी जयंती के दिन, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो नाम से ही जाहिर है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब मिलके, कम्युनिटी में वाले मिलके डेवलपमेंट की बात करेंगे।
डेडिकेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टेब्लिश अंडर प्लानिंग कमीशन टू मैनेज एंड ओवरसी सीडीपी ऑपरेशन। ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन था, जो पंचवर्षीय जो प्लान होते थे 5 ईयर प्लान्स, उनको जो बनाता था, उसके अंडर एक डेडिकेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया गया। ठीक है, जो सीडीपी जो है गांव में बनेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस पर देख उनको मतलब एक तरह से मैनेज करेगा या उन पर नज़र रखेगा। द प्रोग्राम एम टू अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो वही होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हमने पहले भी बात की थी, होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, होल मतलब कि कवरिंग ऑल या कवरिंग एवरी एस्पेक्ट, जिसमें कुछ छोड़ा ना जाए, सब कुछ कवर कर लिया। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट वो जिसमें डेवलपमेंट के सारे आयाम कवर कर लिए, जैसे कि सैनिटेशन, हेल्थ, रोड, एजुकेशन, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो प्रोग्राम क्या था, होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है रूरल एरियाज का थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो लोकल जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, उनसे सलाह मशवरा किया जाए, उनसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, क्या बनाना चाहिए, सड़क चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और उनकी मदद भी ली जाए वो सब काम करने में। CDP focused on comprehensive improvements across multiple sectors including agriculture, irrigation, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो लगभग वो सारी चीज़ें ही आ गई, इन सब का सब पे ही वो, क्योंकि हमने देखा भी था ना होलिस्टिक है तो सब पे ही ध्यान देगा, तो लगभग सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इनिशिएटिव रिप्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट सिस्टमेटिक अटैम्प्ट एट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सिस्टमेटिक अटैम्प्ट, सिस्टमेटिक अटैम्प्ट क्या मतलब, एक तो होता है स्पोरेडिक डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं कुछ कर दिया, किसी गांव में कुछ कर दिया, एक होता है सरकार ने एक प्लान बनाया, एक चीज़ बनाई कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे हम, तो एक सिस्टम के थ्रू रूरल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट किया गया, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स अंडर वन कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। तो जितने भी डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको एक एक उसके अंदर लेके जाए, एक छाते के अंदर ले आए, और कहा कि CDP के अंदर ही गांव का सारा विकास होगा। द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट मीनिंगफुल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये इसमें दो ज़रूरी चीज़ें हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल इन्वॉल्वमेंट। वहाँ के लोकल लोगों जो है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब जहाँ भी सरकार बैठी है वहाँ से आदेश आया भाई इस गांव में सड़क बना दो, गांव के लोगों से इनपुट ली गई, उनसे बात की गई, भाई आप बताइए आपको क्या चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, तो उनका एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था लोकल लोगों का। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो सरकार ने क्या क्या स्कीम्स चलाई, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अर्ली स्कीम्स देख लेते हैं। 1960s और 70s में क्या थी, स्मॉल फार्मल डेवलपमेंट प्रोग्राम, SFDP। ठीक है, नाम ये सारे याद रखने हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, तो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि नाम, मतलब वो नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं, मान लीजिए 1-2 बीघा ही है, तो उनको क्या होता है, उनके पास अब क्योंकि भाई छोटा किसान है, ज़मीन भी कम है, तो पैसा नहीं होता खेती करने के लिए आमतौर पे, तो जैसे उनको सब्सिडी पे बीज दे दिए, सब्सिडी पे बिजली पानी भी दे दिया, भाई आप है ना, उनकी जिस भी तरह से मदद की जाए खेती करने के लिए बेसिकली, तो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, तो ये भी नाम से ही थोड़ा पता पड़ता है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, तो जिन एरियाज में ज़्यादा सूखा पड़ता है वहाँ के लोगों के लिए स्पेशल कोई स्कीम्स चलाई जाएँ, है ना, जैसे भी हो सके। क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉन्च ड्यूरिंग 4th 5-year प्लान। ठीक है, तो वही है, ये तो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ग्रामीण लोगों को बेरोजगार देने के लिए। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अब वही है कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में यही है कि आप उनसे कुछ काम करवाइए, जैसे भाई कोई सड़क बन रही है तो उनमें वहाँ से मजदूरी करा लिया, उनको खाना दे दिया, कहीं कोई मतलब कुछ है ना, कोई ऐसा छोटा मजदूरी करवानी है, सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, भाई आप काम कर लो, आपको खाना दे देंगे, उस तरह से। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके लिए, तो बेसिक नीड्स में भी वही खाना, कपड़े, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली स्कीम्स थी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स ऑफ 1917 एंड 80s, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये नाम से ही जाहिर है, गाँव के जो युवा हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि वो कुछ अपना काम धंधा कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1980, एसेट बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, तो वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की चीज़ है, तो उनको कुछ कुछ है ना, कुछ आर्थिक मदद कर दी कि भाई अपना काम धंधा खोलिए आप, उस तरह से। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, वुमेन एम्पावरमेंट 1982। ठीक है, नाम से जाहिर है महिलाओं और बच्चों के लिए स्कीम, उनके मदद के लिए जो हुई है। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, RLEGP, वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर लैंडलेस। ठीक है, तो
लैंडलेस नाम से ही जारी है, जो मजदूर होते हैं जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, खुद की ज़मीन नहीं होती, उनको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए फसल कट गई, जहाँ पे वो मजदूरी कर रहे थे, तो जो वहाँ पे मालिक था या ज़मींदार था बड़ा, उसने भगा दिया, भई मेरी तो फसल कट गई, अब जाओ यहाँ से। तो फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि खुद की ज़मीन तो उनके पास है नहीं अपना करने के लिए, तो उनको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाए कि सरकार आपको कुछ ना कुछ काम प्रोवाइड करेगी। तो ये 1983 में थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एनआरईपी 1980, ठीक है? तो वही जैसे मनरेगा अब चल रही है आजकल, तो उसी का आप इसको प्रीडिसेसर मान सकते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम तो ग्रामीण लोगों को किसी तरह रोजगार देना। जवाहर रोजगार योजना 1989 मर्ज अर्लियर स्कीम्स फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो ये काफ़ी पॉपुलर रही थी जवाहर योजना अपने ज़माने में, जवाहर रोजगार योजना। तो पहले की जितनी ये वेज एम्प्लॉयमेंट की स्कीम थी, उनको सबको इसके अंडर में ले आया गया। जैसे ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है? और हमने देखा था ना, और एक और था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इस तरह की जितनी भी थी, लोगों को जो एक तरह से आप काम एक तरह से गारंटी कर रहे हैं, वो सब इसके अंडर में आ गए। अपना जवाहर रोजगार योजना के अंदर। क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉन्च्ड, ये भी है, तो ये भी उसके अंदर ही आ गई। 1990s में क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डीआरडीए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई, क्योंकि एक जिले में बहुत सारे गांव आते हैं। तो जिले में अगर ऐसी एक एजेंसी या अथॉरिटी आ जाएगी, तो थोड़ा एक्सेस ईजी हो जाएगा गाँव के लिए। तो गाँव वाले जिले में जाके कोई बात कर सकते हैं, और जिले स्तर पे अगर कुछ है तो वो भी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, तो एक स्टेट में बहुत सारे गाँव होते हैं, तो वो कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई 1993 में। उसके बाद अन्नपूर्णा योजना 1999, फूड सिक्योरिटी फॉर द एल्डरली। ये भी थोड़ा नाम से ही जाहिर है, क्योंकि जैसे अन्नपूर्णा जो देवी होती है वो खाने की देवी होती है, तो उनके नाम पे है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना 1999 में आई थी। कॉन्सोलिडेटेड IRDP TRYSM डीडब्ल्यू इनटू अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जितनी भी पहले स्किल डेवलपमेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स थी, उनको इसके अंदर क्लब कर दिया गया 1999 में। जैसे IRDP और ये सब हमने पहले देख लिया ना, TYRSM, ठीक है? तो इनमें आपको सारी मिल जाएंगी। DWRCA, ये रही अपनी ये ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ठीक है? उसके बाद 2000 से प्रेजेंट में क्या चल रही है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY, बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर। अभी है ना, क्या बहुत सारी स्कीम्स है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो अब वही ना, कहाँ तक याद रखें, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएंगे। नाम के अलावा कुछ याद नहीं रखना है। हो सके अगर पॉसिबल हो तो ईयर भी याद रख लीजिए, तो थोड़ा क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, थोड़ा नाम के साथ ईयर हो। बाकी आधे से ज़्यादा में तो क्या नाम से ही जाहिर है कि वो स्कीम किस लिए है। तो इसलिए आपको ये है ना, हर स्कीम पे निबंध नहीं लिखना कि 2-2 पन्ने लिखने हैं। जितना है मोर देन सफी, मतलब बस नाम और उसका ईयर याद आ जाए तो काम हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामोदय योजना, बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, तो ठीक है? तो ग्रामोदय मतलब ग्राम का उदय होए, मतलब एक तरह से ब्राइट हो जाए गांव। तो उसमें वही है कि हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब अचीव करें वहाँ पे। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, AAY, 2000 में आई। नाम से जाहिर है, अन्न तो मतलब खाने की बात होगी। सब्सिडाइज फूड फॉर पुअरेस्ट फैमिलीज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई। रूरल कनेक्टिविटी, नाम से ही जाहिर है, ग्राम सड़क में गांव में सड़क बनाई जाए। इंदिरा आवास योजना, नाम से ही जाहिर है, आवास मतलब होता है घर, तो घर बनाए जाए। रूरल हाउसिंग फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, गरीब जो होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन एक डेफिनेशन होती है उसकी, पता होगा आप लोगों को, एक थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में वेज एम्प्लॉयमेंट प्लस फूड सिक्योरिटी, ठीक है? तो रोजगार मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, तो नाम से ही जाहिर है ये भी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ पे जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए, झारखंड वगैरह में जैसे होते हैं ना, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस नहीं है, रोड वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, खाने की तक की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, फूड फॉर प्रोग्राम बनाए, वर्क प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि उनको डायरेक्ट ही काम करा के उनको खाना दे दिया जाए, कि एटलीस्ट वो भूखे तो ना मरें, जो वहाँ के ग्रामीण गरीब लोग हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 2005 में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, 2005 में आई थी, ठीक है? बाद में इसका नाम कर दिया गया था मनरेगा, महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया था नाम के आगे। तो इसमें क्या होता है, लीगल गारंटी ऑफ 100 डेज ऑफ वर्क, ठीक है? तो हर ग्रामीण एरिया में किसी को भी 100 दिन सरकार बोलेगी हम आपको काम देंगे, और 100 दिन काम कराएंगे तो उसका पैसा देंगे, ठीक है? तो ये कांग्रेस सरकार लेके आई थी अपने ज़माने में, काफ़ी
एक तरह से लैंडमार्क स्कीम, मतलब वन ऑफ द लैंडमार्क स्कीम्स मानी जाती है मनरेगा। अब रोल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट। अब ये कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, नाम से ही जाहिर है, कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, लोग इकट्ठे हों, कोऑपरेट करें और मिलकर कुछ बड़ा करें। तो इसमें कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, ग्रामीण एरियाज में लोग क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और अपने रिसोर्सेज क्या है मिला लेते हैं। भाई आपके पास ये मतलब ज़मीनें जैसे हमने मिला ली, या फिर जैसे दूध का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सब दूध वाले सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव बना ली और फिर उसको वो एक बड़ी कंपनी बन गई, उसको बेचने लग गए अपने अपने हिसाब से। और उससे फिर फ़ायदा होता है सबका, क्योंकि देखिए छोटा किसान होगा या छोटे आप मतलब अकेले हैं, वही वो कहते हैं ना कि अकेले वो रहता है, और जब वो मिल जाते हैं तो ज़्यादा, एक और एक 11 हो जाता है, उस तरह की बात होती है ना कि देयर इज़ यूनिटी इन स्ट्रेंथ, वो वाली बात। तो कोऑपरेटिव्स हैव बीन सेंट्रल टू इंडियाज़ रूरल डेवलपमेंट मॉडल ऑपरेटिंग ऑन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो कलेक्टिव ओनरशिप वही कि सारे लोग मिलके आए, उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई, तो किसी एक की कोऑपरेटिव नहीं है वो। जैसे होता है ना मालिक, भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक सॉरी मुकेश अंबानी है, ऐसा नहीं होता, कोऑपरेटिव का कोई मालिक नहीं होता, वो एक कलेक्टिव ओनरशिप होती है। और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब जैसे हमारा देश है, वो देश का कोई डिक्टेटर थोड़ी है। जैसे नॉर्थ कोरिया में वो है ना किम जोंग उंग, जो भी है उसका नाम, तो एक तरह से वो देश उसका है, वो मालिक है उस देश का, तो वो जो चाहेगा वो ऐसा होगा उसका। हमारे देश में क्या है, अब कहने को तो आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर जो चाहता है वो होता है, लेकिन एटलीस्ट इलेक्शंस तो होते हैं ना, तो हम डेमोक्रेसी से ये देश चल रहा है। तो उस तरह कोऑपरेटिव्स भी उसका कोई मालिक नहीं होता, डेमोक्रेसी से चलती हैं वो, सबके मिलके भाई डिसीजन वोटिंग होती है, भाई कैसे करें कैसे ना करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उस तरह से। डेयरी कॉपरेटिव्स एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑपरेशन फ्लड एंड अमूल मॉडल रेवोल्यूशनाइज इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्म द डेयरी सेक्टर। ठीक है, तो ये अमूल का एग्जांपल हमेशा जब भी आए कोऑपरेटिव का तो हमेशा देना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड, या इसको वाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, तो इसमें वही था, गांव अमूल एक आनंद करके गांव है गुजरात में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो दूध मतलब ये जो दूध जो पैदा करते हैं, दूध वाले जो होते हैं, वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर एक कोऑपरेटिव बना लिया। ठीक है, और उस कोऑपरेटिव को करते करते मतलब वो बेचने लगे, धीरे धीरे छोटा मोटा करते करते वही सब मिलके एक बनाई ना यूनिट, और वो इतनी बड़ी हो गई कि उसका फिर अमूल, तो अब सब जानते हैं अमूल कितनी बड़ी चीज़ है। वर्गीस कोरियन का नाम भी आता है, वो इसके डायरेक्टर थे, तो वो भी एक फेमस पर्सनैलिटी बने इसमें। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल फार्मर्स हु ऑफन लैक एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। ठीक है, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, अब क्रेडिट कोऑपरेटिव कैसे बनेंगी, भाई ठीक है गांव को लोग इकट्ठा हो गए। भाई इसका छोटा सा एग्जांपल जैसे हम मान लीजिए, ये सब छोड़िए कोऑपरेटिव वॉपरेटिव, गाँव है जैसे आपका कोई एक मोहल्ला है उसमें किसी के घर में डेथ हो गई किसी की, जो कमाने वाला था, तो अब उसका बच्चा लड़का 18 साल का है, बड़ा है, कुछ कर सकता है, मतलब करने लायक है, लेकिन उसका पैसा नहीं, बाप मर गया। तो अब मोहल्ले के 20 घरों ने क्या किया, 20 घरों ने 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करे, तो 10 हज़ार एक घर देगा तो कितने हो गए, 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये इस 18 साल के लड़के को दे दिए कि भाई ये पकड़ो और जाओ अपना कोई काम धंधा शुरू करो। अब वो काम धंधा शुरू करके कुछ कमाने लगा, तो सब हर घर ने 10,000 रुपये दिए थे, तो हर घर को 500-500 रुपये महीना करके चुकाने लग गया। तो धीरे धीरे वो उनके पैसे भी वापस आ गए, जिन घरों ने दिए थे उसको पैसे, 20 घरों ने, और ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो ये क्या एग्जांपल हो गया क्रेडिट कोऑपरेटिव का, बहुत ही छोटे लेवल पे, सिर्फ 20 ही घरों पे। लेकिन अब इसको गाँव के स्तर पे आप जोड़ लीजिए, या बहुत सारे गाँव जोड़ लीजिए, तो लोग क्या है ना, अपना अपना पैसा सबने पूल कर लिया और एक क्रेडिट कोऑपरेटिव बना लिया। तो भाई क्या होता है कि जैसे किसी किसान को पैसा चाहिए, फसल खराब हो गई, जो भी प्रॉब्लम है, बेटी की शादी करनी, बहुत तरह की ग्रामीण प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब वो किसी लाला सेठ के पास जाएगा तो वो बहुत ब्याज लेगा, या फिर बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसको लोन नहीं लेगा क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या है, बना ही टारगेट ही ऐसा लोगों की मदद करना है, तो फिर वो क्या है, कम इंटरेस्ट रेट पे और बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट देखे उनको दे देगा, तो उनकी मदद हो जाएगी, उस तरह से बात कर सकते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर फेयर प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडलमैन। ठीक है, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स किस लिए, कि जो फसल पैदा हुई है खेती करके, उसको मतलब सही दामों पे बेचा जाए, आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए। मान लीजिए प्याज जो होती है, प्याज बाजार में तो बिक रही है 40 रुपये किलो, और जो किसान है उनसे सिर्फ 2 रुपये किलो में खरीद ली गई, तो 38 रुपये कहाँ चले गए बीच में, वो सब गए मिडल मैन के पास, और किसान तो बेचारा भूखा मर गया। तो ऐसी हालत ना हो, इसलिए इस तरह की मार्केटिंग कोऑपरेटिव बनाई जाती हैं जो सही दाम इंश्योर करे, फेयर प्राइसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। Despite their significance, cooperatives have faced criticism for often being dominated by rural elites, which has led to exclusion of landless laborers and marginalized group। ठीक है, अब ये भारत की देखिए प्रॉब्लम है, हर जगह किसी भी तरह की कोई भी स्कीम लाइए, जो प्रभावशाली लोग होते हैं,
किसी भी तरह का प्रभाव हो सकता है, या तो पैसे की वजह से, या बाहुबल की वजह से, या फिर इतनी सी बात पे कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को, ऐसा ज़्यादातर नहीं लेकिन कई गाँव में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर जो वो ये प्रभावशाली लोग होते हैं वो हर चीज़ पे अपना एक तरह से वो बना लेते हैं मोनोपोली। तो फिर जो जिनके लिए इंटेंडेड थी वो स्कीम कि भाई उनकी मदद हो, वो नहीं हो पाती। तो यही प्रॉब्लम कोऑपरेटिव्स में भी आती है कि गाँव के मान लीजिए जो प्रभावशाली कोई बड़ा ज़मींदार है, कोई अच्छा पैसे वाला लाला है, सेठ है, उन्होंने जैसे उन स्कीम्स पे मतलब जैसे अब ये मार्केटिंग स्कीम है, क्रेडिट कोऑपरेटिव स्कीम है, तो क्रेडिट जैसे मिल रहा है तो वो ज़मींदार खुद ही लिए जा रहा है, सारा क्रेडिट किसान के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और फिर करप्शन तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होता ही है। मान लीजिए इन कोऑपरेटिव्स में ही करप्शन शुरू हो जाए तो क्या करेंगे आप? The cooperative movement has been weakened by issues of poor governance and persistent political interference in their operation। ठीक है, तो पुअर गवर्नेंस वही आ गई, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, फिर करप्शन भी इसमें जोड़ लीजिए, एंड परसिस्टेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भारत की कोई भी मतलब डिपार्टमेंट है, कुछ है, उसमें बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कुछ नहीं होता। ऊपर से कहते हैं ना, फोन आता है कि भाई ऐसा ऐसा करना है। अब ये जैसे आपने ये जो देखा होगा ना, ये विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, और भी बहुत हैं, मेहुल चौकसी है, बहुत लोग पैसे लेके भागे हुए हैं, जिनको फिर क्या बोल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर देते हैं बैंक, ठीक है। तो आपको बैंक को कोई शौक थोड़ी चढ़ रहा है कि इन लोगों को पैसे देना, लेकिन क्या होता है, पॉलिटिकल सांठ-गांठ होती है, तो ऊपर से फ़ोन आता है दिल्ली से कि भाई ये विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए दे दो, तो वो देने पड़ते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स और जितना भी सब कुछ है, तो यहाँ पे खेल आप सब जानते ही हैं, क्या चलता है, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम बेसिकली इन चीज़ों में भी आती है। ग्राउंड लेवल पे भी, मतलब गाँव में भी पॉलिटिक्स वगैरह वही सब रहती है। मेजर पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, मतलब कि पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ स्कीम्स, जिनसे गरीबी हटाना चाहते हैं हम। तो पहली है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, 1990 में, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हिंदी का शब्द है, नाम से आपको पता पड़ जाएगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो मतलब वही कोऑपरेटिव टाइप ही होते हैं, आपस में मिलकर कुछ लोग वो बना लेते हैं, एक छोटे सी वो बना ली और उनकी मदद की जाती है फिर, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नाम से ही जाहिर है, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, तो 2001 में आई है। वेज एम्प्लॉयमेंट प्लस एसेट क्रिएशन। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2014 में आई है, टारगेटेड एट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP 1995, प्रोमोटेड विलेज इंडस्ट्रीज थ्रो KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अंत्योदय अन्ना योजना, सब्सिडाइड फूड फॉर पुअरेस्ट फैमिलीज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क रूरल कनेक्टिविटी के नाम पे हो गई। इंदिरा आवास योजना, आवास 85 में आई थी, फिर बाद में एक्सपेंड कर दिया गया रूरल हाउसिंग के लिए। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। अब सोशल असिस्टेंस क्या हो गया? असिस्टेंस क्या मतलब है? मदद करना। अब मदद किन चीज़ों में करेंगे? जैसे आप मैटरनिटी बेनिफिट दे दिया आपने, भाई ग्रामीण क्षेत्र में किसी महिला के बच्चा हुआ है तो उसको 1,000-500 रुपये दे दिए। और भी कोई दवाइयाँ जैसे मैटरनिटी के बाद, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब कर दिया। पेंशन्स मान लो दे दी किसी को, गाँव के जो वृद्ध हैं उनको 1,000 रुपये महीना दे दिया। फैमिली सपोर्ट दे दिया, उस तरह का असिस्टेंस दिया, सोशल असिस्टेंस। ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, ड्रॉट मतलब वही सूखा, तो जहाँ सूखा पड़ गया उन उन एरियाज के लिए 1973 में आई थी। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP 1977, इकोलॉजिकल फोकस, ठीक है। तो ये मेनली अब डेजर्ट तो दो ही जगह हैं अपने यहाँ पे, एक गुजरात में है, एक राजस्थान में है। और अगर आप कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो लेह लद्दाख में भी आ जाता है, ठीक है, वो लेकिन अलग डेजर्ट होता है। तो वही डेजर्ट डेवलपमेंट, उन एरियाज का डेवलपमेंट करना जहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद मनरेगा है लैंडमार्क राइट बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। मनरेगा के बारे में आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, वही 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट इसमें इंश्योर किया जाता है। पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रूरल डेवलपमेंट इंडिया शिफ्टेड टुवर्ड्स अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अप्रोच फॉलोइंग द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनेक्टेड इन 1992, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज का मतलब समझते हैं, मतलब सेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया? सेंटर, सेंटर से काम हो रहा है। सेंटर क्या हो गया? दो सेंटर मान सकते हैं अपने यहाँ पे, एक तो दिल्ली हो गया, भाई अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ बैठती है। अब एक आपके मतलब स्टेट कैपिटल मान लीजिए बिहार की हम बात करें तो एक पटना हो गया, ठीक है। तो ये दो सेंटर्स हो गए। अब तो मान लीजिए ग्रामीण विकास करना है, तो भाई बिहार इतना बड़ा है, इतने इतने गांव कहाँ कहाँ हैं, तो पटना कहाँ कहाँ तक देखेगा? पटना में बैठा हुआ मंत्री कहाँ कहाँ तक देखेंगे कि भाई कैसे विकास हो रहा है? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। क्या ये सेंटरों की बात छोड़ो, हमें ग्रामीण एरियाज में खुद को उनको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी कि वो अपने विकास की बात खुद कर सकें। और वो कैसे देंगे? हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था।
तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव इमर्ज एज की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर वेरियस रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम। मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं कि ग्रामीण लोग अपने विकास की जिम्मेदारी खुद लें। ऐसा नहीं कि खुद ही मतलब पैसा ऊपर से आएगा, लेकिन क्या जैसे सड़क बनानी है कि बिजली बनानी है, बिजली लानी है, कोई नाला खुदवाना है, जो भी मतलब प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो खुद एक वहाँ पे ऑटोनॉमी हो, खुद डिसेंट्रलाइज्ड एक मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म की चीज़ हो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वल जल धारा एंड हरियाली प्रोग्राम्स। ठीक है, तो वही जैसे हमने बात की, सड़क बनानी है, बिजली लानी है, कुछ भी इस तरह का है, तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कर सकें। हर बात के लिए मतलब स्टेट कैपिटल ना जाना पड़े आपको, या स्टेट कैपिटल से आदेश ना आए, क्योंकि स्टेट कैपिटल के पास और बहुत काम है। दूसरी बात, हमारा देश इतना बड़ा है, एक जैसे बिहार जैसा स्टेट ले लीजिए आप, अब पटना में बैठे हुए मंत्री या आईएएस ऑफिसर्स कितने गाँव पे नजर रखेंगे? तो इससे बेटर क्या है, हर गांव में अपनी एक पंचायत बनाई दी जाए, जहाँ पे इलेक्शंस हों, जहाँ पे लोग खुद डिमांड करें कि भाई हमें सड़क चाहिए, तो वहाँ का जो पंचायत जो भी सेलेक्ट होगा, वो इलेक्ट होगा, वो फिर अपना करे काम। द डिसेंट्रलाइज मॉडल इंश्योर्स ग्रेटर लोकल अकाउंटेबिलिटी। लोकल अकाउंटेबिलिटी ये मेन चीज़ है कि भाई सड़क नहीं बनी तो अब गांव के लोग क्या करें? वो कोई पटना जाके, स्टेट कैपिटल जाके मंत्री को पकड़े? तो इससे बेटर क्या है, पंचायती मतलब जो राज इंस्टीट्यूशन में जिसको भी इलेक्ट किया गया था वहाँ पे, उसको पकड़े, भाई क्या हुआ, फिर सड़क क्यों नहीं बनी? तो लोकल अकाउंटेबिलिटी आएगी in the planning and execution of rural development programs. This approach promotes active community participation by involving local people in decision making processes that affect their village and decision regions. ठीक है, तो वही है, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो वोट डालेंगे वो बनाने के लिए, फिर वो अपनी मांगे रखेंगे, और अगर मांगे पूरी मतलब जो भी वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा, तो जाके फिर कॉलर भी पकड़ेंगे, भाई क्या हुआ, क्यों नहीं बन रहा? तो लोकल पार्टिसिपेशन आएगा। गांव का आदमी बार बात पे पटना थोड़ी जाएगा, स्टेट कैपिटल थोड़ी जाएगा। The system guarantees women's reservation in decision-making bodies, ensuring their representation and participation in rural governance and development planning. 33% का एक तरह से महिलाओं का रिजर्वेशन है, लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम यही आती है कि ज़्यादातर क्या होते हैं, लोग डमी फिर इसमें कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं। डमी कैंडिडेट्स मतलब जैसे कि महिला को भाई अब सीट रिजर्व है, तो वहाँ पे महिला ही खड़ी हो सकती है, तो महिला को खड़ा कर दिया, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो बेसिकली की डिसीजन मेकर है, महिला तो बस नाम की है। जैसे वो कौन सा ओटीटी आता है ना, पंचायत करके, उसका नाम भी पंचायत ही रखा है। ठीक है, तो उसमें वो जो सरपंच वो शायद महिला होती है, लेकिन उसका पति एक तरह से पीछे से वो सब करता है, मतलब सारी डिसीजन वो लेता है। ठीक है, अब सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कह सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट एक्सटेंड बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ टू एनकम्पास ब्रॉडर सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल कम्युनिटीज़। तो वही बात है कि भारत जैसा जो देश है, यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। अब वो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें या शहरी क्षेत्रों की बात कर लें, और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें स्पेसिफिकली, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ सोशल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जैसे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए हमें एक ब्रॉडर मतलब थोड़ा और व्यापक होकर विकास की जो डेफिनेशन है वो बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि यार बस लोग कमाने लग गए, पहले लोग पर मंथ का गाँव में 1000 रुपये कमाते थे महीने का, अब वो अगर 1500 कमाने लग गए तो विकास आ गया, ऐसा नहीं। भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी सुधरी कि नहीं सुधरी, लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनकी स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी, गांव में सैनिटेशन के कैसे सिस्टम है, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए स्कूल अलग से है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ब्रॉडर सोशल चेंज लाना है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये रूरल डेवलपमेंट में हमें इंश्योर करना है। अब ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये ब्रॉडर सोशल चेंज और ये सब क्या ना लिखने हैं एग्जाम में, इनको रटन के लिखे आना तो फिर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल कम्युनिटीज़। The functionalist view sees rural development program as mechanisms for achieving social integration and reducing the disparity between rural and urban areas. तो फंक्शनलिस्ट स्कूल क्या है सोशियोलॉजी में, कि कोई भी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है तो मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो अब रूरल डेवलपमेंट का जैसे वो किस तरह देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का जो पर्पज़ है वो क्या है, सोशल इंटीग्रेशन, और ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो फ़र्क है उसको जितना हो सके कम कर दिया जाए। हालांकि बहुत मुश्किल काम है भाई, जैसे मान लीजिए कोई, अब जैसे बिहार का ही मैं एग्जांपल ले रहा था, पटना में और पटना के आसपास कोई गांव है, उसमें जो फ़र्क है वो तो बहुत ज़्यादा है। वो एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन जितनी हो सके कोशिश हमें करनी है। फ्रॉम अ कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव, कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव ज़्यादा किसका होता है, मार्क्सिस्ट का होता है। मैनी डेवलपमेंट स्कीम्स अल्टीमेटली बेनिफिट रूरल एलिट्स रेदर देन इंटेंडेड बेनिफिशियरी, देयर बाय रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो वही जैसे कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में कहा जाता है कि जो भी चीज़ है
वो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, एलीट लोग हैं, उन्हीं का एक टूल होता है, जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन पे शासन करने के लिए। तो वो कह रहे हैं ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, ये भी अल्टीमेटली रूरल एलीट्स को ही फ़ायदा देती हैं। भाई जैसे कोई वही बात है ना, वो जैसे कोई स्कीम आई सड़क बनाने की, तो उसमें प्रधान ने जो भी अच्छा था, उसने अपने घर के आगे अच्छी सड़क बनवा ली। या फिर जैसे मान लीजिए रोड लाइट लगवाने की बात हुई, तो उसने अपने घर के आगे रोड लाइट लगवा लिए। मतलब जो भी हो सके फ़ायदा वो अपना ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रभावशाली तो वही हैं, तो उनकी चलेगी। और बात-बात पे कोई बड़े ऑफ़िसर चेक करने आएँगे नहीं कि भाई कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। वुमेन स्पेसिफिक schemes such as DWRCRA, Development of Women and Children in Rural Areas, and self-help groups have been designed for women's empowerment but often face constraint due to patriarchal social structures। ठीक है? तो अब ग्रामीण एरियाज़ में देखिए महिलाओं की हालत वैसे ही मतलब बहुत ख़राब रहती है। शिक्षा भी नहीं दी जाती, फिर घूंघट में रखना होता है, जल्दी शादी कर दी जाती है, दहेज प्रथा चलती है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे बहुत सारे करते हैं, तो महिलाओं की हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं होती, फिर मैटरनिटी केयर भी नहीं होती, प्रीनेटल या फिर पोस्ट जो डिलीवरी है उस तरह के सैनिटेशन भी, मतलब बहुत तरह के हालत ख़राब है। और उस सब का मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम वही रहती है कि सामाजिक जो मानसिकता है वो थोड़ी वैसी है अभी भी, पैट्रियार्कल है कि महिलाओं को उतना ही इक्वल नहीं माना जाता। तो कितनी भी सरकार स्कीम्स ले आए, अल्टीमेटली जो सोशल हमारी स्टिग्मा है या फिर मेंटालिटी है पैट्रियार्की वाली, इसको जब तक चेंज नहीं करेंगे, तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी मतलब सुधारने में प्रॉब्लम है। कास्ट एंड क्लास डायनामिक्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस रूरल डेवलपमेंट आउटकम्स विद मार्जिनल कम्युनिटीज फेसिंग बैरियर्स टू एक्सेसिंग बेनिफिट्स। ठीक है, अब देखिए अर्बन एरियाज में कास्ट इफेक्ट आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आप किसी शहर में किसी कंपनी में काम करते हो, आप अपर कास्ट के हो, आपके साथ लोअर कास्ट का एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो आप बिल्कुल दोस्त हों, आपस में साथ में खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन ग्रामीण एरियाज में जब आपको जाएंगे, तो आपको बिल्कुल साफ तौर पे कास्ट डिवाइड देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए आज भी कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ग्रामीण एरियाज़ में है। तो उससे क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट जो है, स्कीम्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि भाई जो कास्ट जो है कि भाई अपर कास्ट हैं, वो कहते हैं भाई हमारा मतलब उनकी ज़्यादा अगर प्रभाव है, तो वो नहीं चाहेंगे कि लोअर कास्ट के साथ उतना डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा होता है, लेकिन अभी भी कुछ-कुछ जगह ऐसा हो रहा है, और हो सकता है धीरे-धीरे हालात सुधर जाएँ। Targeted schemes for scheduled castes and scheduled tribes, including IAY, Indira Awas Yojana and minimum wage scheme represent attempts to address historical exclusion and correct social inequalities। ठीक है, तो ये टारगेटेड स्कीम्स हैं जो SC/ST पीपल पे को टारगेट करके बनाई गई हैं, जिससे कि हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन, जो हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन मतलब जो इतिहास में पहले उनको एक्सक्लूड किया गया था किसी भी तरह के विकास से, या बाकी बेसिक इवन एम्यूनिटीज़ से ही, जैसे एजुकेशन या पीने का पानी। तो एक तरह से वो हिस्टोरिकल चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मतलब ये टारगेटेड स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है। अब इसमें क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस क्या-क्या हैं देख लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सफर फ्रॉम सिग्निफिकेंट लीकेजेस एंड वाइड स्प्रेड करप्शन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो अब ये सिग्निफिकेंट लीकेजेस एंड वाइड स्प्रेड करप्शन एक ही मतलब बात हो गई। ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द है। सिग्निफिकेंट लीकेज क्या हुआ? लीकेज वैसे मतलब वही है कि सरकार ने मान लीजिए किसी गाँव के लिए मतलब 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, भाई इस गाँव में सड़क बना दो। अब 10 करोड़ में से क्या है, हो सकता मतलब हो क्या सकता है? होगा ही 1 करोड़ रुपए की सड़क बनेगी, और 9 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगा। और लीकेज कैसे होगा? करप्शन के तौर पे होगा। भाई इतने अफ़सर्स होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये वो पटवारी, तहसीलदार, सब अपना-अपना हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे सड़क बनेगी तो? ये तो पता ही है ना आपको। सरकारी नौकरी किस तरह, सरकारी नौकरी में इसलिए जैसे बोलते हैं ना भाई सैलरी किसी की 50,000 है, तो वो 50,000 के ऊपर पूछते हैं ना कि भाई 50,000 तो सैलरी है, इसके ऊपर ऊपर कितना बनाता है? ये देश की सच्चाई है, क्या कर सकते हैं इसमें? Benefits from development schemes are often cornered and monopolized by rural elites, preventing them from reaching the intended beneficiaries। ठीक है, तो वही है कि हमने जो बात करी थी, जो रूरल एलाइट हैं, अब रूरल एलाइट कुछ भी हो सकते हैं, या तो अपर कास्ट लोग हो सकते हैं, या फिर बड़े जमींदार हो सकते हैं, या फिर बाहुबली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्कीम्स के फायदे खुद उठा लेते हैं। गरीब या जो लोअर कास्ट के लोग हैं, या मतलब किसी भी तरह से जो अ, मतलब कमज़ोर हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते। वही जैसे हमने एग्जांपल देखा था ना, रोड बन रही है तो अपने घर के आगे रोड बनवा ली, क्रेडिट बेस्ड कोई कोऑपरेटिव बनाए तो खुद सारे लोन ले लिए, या इंदिरा आवास योजना में मकान बन रहे हैं तो खुद के बनवा लिए, अपने रिश्तेदारों के बनवा लिए। मतलब मान लीजिए किसी गांव में 50 घरों की सैंक्शन की थी सरकार ने। ठीक है, अब 50 में से 40 तो बड़े जो जिनको ज़रूरत भी नहीं थी, उनके पास ऑलरेडी थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के और अपने नाम पे बनवा लिए, सिर्फ 10 घर बचे
अब 10 घर गरीबों जिनको एक्चुअल ज़रूरत थी उन्हीं को बन पाए, बाकी गरीब तो इतने सारे थे। तो इस तरह से फिर वो है ही, क्या कर सकते हैं। पुअर मॉनिटरी मैकेनिज्म्स एंड लैक ऑफ कन्वर्जेंस। पुअर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मतलब वही कि इनकी मतलब सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो सब कोई देखने वाला होता नहीं है, कौन देखे, क्योंकि जो देखने वाले होते हैं वो खुद ही करप्शन कर रहे हैं। एंड लैक ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस स्कीम्स रिजल्ट इन एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट एफर्ट्स। अब ये लैक ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस स्कीम मतलब, अब कोई स्कीम सड़क बनाने के लिए, कोई बिजली बनाने के लिए है, तो उनके अंदर कन्वर्जेंस हो, मतलब दोनों डिपार्टमेंट जो हैं साथ मिलकर काम करें तो बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग है, उसका काम कब होगा, उसका जब होगा, यही सब चलता रहता है देश में। परसिस्टेंट इश्यूज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कोई खेत है आपका, और उसमें मतलब 10 लोग काम करते हैं, और उससे मतलब एक कुछ मतलब समझ लो इतने कुंटल, 1000 क्विंटल या जो भी है, मतलब उतनी फसल उगती है। अब इन 10 लोगों में से अगर सिर्फ 5 लोग कर दिए जाए तब भी 1000 क्विंटल ही फसल उग रही है। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा थे, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे, बेसिकली इनकी जो एफर्ट है वो वेस्ट है। तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है, आपका भाई कोई दुकान चलाता है, जनरल स्टोर, ठीक है, और वो बेच रहा है अपना, और वो जनरल स्टोर से 10,000 रुपये महीना कमा लेता है। अब आपने भी मतलब अपना ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपका कोई काम नहीं है, आप भी दुकान पे भाई के साथ जाके बैठ जाते हैं, अभी भी कमाई 10,000 रुपये महीना ही है, तो आपके बैठने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप कहने को तो एम्प्लॉयड हैं कि यार मैं तो भाई के साथ दुकान में बैठता हूँ, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड बट डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट वही है कि आपकी कैपेसिटी कुछ है, कैपेबिलिटी, और आपको काम कुछ दिया जा रहा है। मतलब सिंपल सा मान लीजिए कोई आपने पीएचडी कर रखी केमिस्ट्री में, ठीक है, और आपको आपको बोल दिया आप 8वीं के बच्चों को पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि 8वीं के बच्चे वो होते हैं, लेकिन आपको अपनी डिग्री के हिसाब से तो हो सकता है ना, पीएचडी करने के बाद ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, तो आप अंडर एम्प्लॉयड हो गए। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं लार्जली अनरिजॉल्व डिस्पाइट न्यूमरस डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। रूरल एरियाज कंटिन्यू टू फेस इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम गांव में है ही, आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, हेल्थ के नाम पे सिर्फ एक डिस्पेंसरी होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो ना के बराबर होंगे, सैनिटेशन का बहुत बुरा हाल रहेगा, लोग आज भी ओपन डेफिकेशन करते हैं, खेतों में जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बहुत वो होता है, आरओ वगैरह शहरों में ही होते हैं, गाँव में कहाँ आरओ होते हैं। These systematic challenges undermine the effectiveness of rural development programs and hinder the achievement of their intended goals, inclusive and sustainable transformation। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या करते हैं, वही जो इंटेंडेड गोल्स हैं उनको एक तरह से बाधा बनती हैं, ये सब चीज़ें, कहने का मतलब यही है। अब कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया हैव इवॉल्व थ्रू डिस्टिंक्ट फेजेस। मतलब कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो फेसेस में हुआ, मतलब 50s में हमें मतलब एक तरह से सरकार ने काम करना शुरू किया, तो 50s से मान लीजिए 70s तक कुछ रहा है, फिर 70s से 90s तक कुछ फेज़ रहा, फिर 90s से 2000 तक कुछ रहा, फिर मतलब इस तरह के फेजेज़ में काम हुआ। फ्रॉम कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव इन द 1950s, जैसे हमने देखा था सबसे पहले CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, टू इंटीग्रेटेड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। ठीक है, तो बीच में आई ना वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और गरीबी हटाओ योजना, ये सब आई 80s में। एंड फाइनली टू राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट लाइक मनरेगा एंड NRHR। तो राइट बेस्ड वही है कि जैसे आपको 100 दिनों का काम आपको अधिकार बना दिया गया, 100 डेज सरकार ने किया कि आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह फेजेज में रूरल डेवलपमेंट का काम हुआ। फेजेज में होने का मतलब है कि सरकार ने अपनी जो नीतियां हैं डेवलपमेंट करने के लिए, पॉलिसीज हैं, उनमें चेंज लाती गई। ऐसा नहीं कि 50s में भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। पहले कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स लिए गए, फिर बाद में लगा कि यार थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो इंटीग्रेटेड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स आई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भाई स्वरोजगार, स्किल ट्रेनिंग, ये सब करो। उसके बाद मनरेगा जैसी स्कीम्स आई जिसमें आपको एंटाइटल बेस्डमेंट बना दिया गया, भाई 100 दिन का तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कोऑपरेटिव्स एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू सर्व एज द बैकबोन ऑफ पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कोऑपरेटिव्स है वही, और पंचायती राज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल डेवलपमेंट के लिए भारत में। डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स, परसिस्टेंट पॉवर्टी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज अफेक्टिंग रूरल कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो दशकों मतलब बीत गए डेवलपमेंट एफर्ट करते करते, लेकिन आज भी ग्रामीण जो गरीबी है बहुत ज़्यादा है। सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती है, तो ये ज़्यादातर लोग ग्रामीण एरियाज़ में ही होते हैं।
रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज अफेक्टिंग रूरल कम्युनिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक छोटा सा काम होने में सालों लग जाते हैं। दूसरा करप्शन, ongoing issues of inequality, ecological degradation and governance failures demonstrate that rural development agenda remains incomplete। ठीक है, तो इश्यूज ऑफ इनइक्वलिटी वही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, भाई विकास करें कि जो ये अपनी इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट, इसको बचाएं, जंगल काट दें या फिर उनको जंगल को ना काटें। जंगल काटे किस लिए भाई, कोई कोई फैक्ट्री लगानी है, क्या किया जाए। गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नेंस फेलियर्स, गवर्नमेंट कुछ रोक नहीं पाती हैं, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन, वायलेंस वगैरह सब हो रही है उसको। These systematic challenges highlight the gaps between policy intentions and ground level implementation in rural development programs। तो गैप है किस चीज़ में, पॉलिसी इंटेंशन। पॉलिसी इंटेंशन मतलब सरकार ने जो पॉलिसी बनाई तो क्या करना चाहती थी वो पॉलिसी। भाई बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, स्किल डेवलपमेंट की, भाई ग्रामीण एरियाज़ में लोगों का स्किल बढ़ाएंगे। और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन, भाई जो स्किल बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए आया था, उसमें से 9 करोड़ तो वहीं के जमींदार खा गए, 1 करोड़ रुपये बचा, जमींदार और बड़े अफसर खा गए। 1 करोड़ में कर लो स्किल डेवलपमेंट जो करना है। तो इंटेंडेड पॉलिसी इंटेंशन क्या था, सरकार ने क्या सोच के पॉलिसी बनाई, और ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या निकली। द प्राइमरी चैलेंज फॉर इंडियाज रूरल डेवलपमेंट लाइज इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम करंट अप्रोच ऑफ टारगेटेड वेलफेयर टू अचीविंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। टारगेटेड वेलफेयर मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, कम्युनिटी को या लोगों को टारगेट करके, जैसे मान लीजिए ग्रामीण यूथ के लिए एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम बना दी, या फिर किसी ग्रामीण एरिया में एससी एसटी या दलित दलित लोगों के लिए स्कीम बना दी, ठीक है। या किसी गांव में जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके लिए कोई स्कीम बना दी, जैसे उनके लिए कोई स्कूल खोल दिया, महिलाओं के लिए कुछ कर दिया। तो उधर टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया गया, महिलाओं को किया गया, लोअर कास्ट पीपल को टारगेट किया गया, यूथ को टारगेट किया गया। तो ये अप्रोच है अभी हाल फिलहाल। इसकी बजाय क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। कि यार किसी पर्टिकुलर को पकड़ पकड़ के कि भाई इसको, इनके लिए कुछ कर दें, इनके लिए कुछ कर दें, इससे बढ़िया कि ओवरऑल डेवलपमेंट क्यों ना किया जाए, पूरा गांव ही डेवलप हो जाए तो सबका डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इस टारगेटेड वेलफेयर से सस्टेनेबल इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर अपने को तो नंबर लेके आने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसमें अच्छी तरह देख लिया कि रूरल डेवलपमेंट जो है, ग्रामीण विकास, इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया। तो मेनली इसमें क्या था, मेजर तो क्या था, स्कीम्स के नाम आए थे पहले काफ़ी, बहुत सारे। ठीक है, तो उनके बस नाम और ईयर याद रहना चाहिए, और नाम से ही आधी 80% में तो नाम से ही पता पड़ जाता है कि वो स्कीम क्या है, तो उसके बारे में फिर आप एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी उसमें जैसे हमने देखा था कोऑपरेटिव्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, पंचायती राज सिस्टम है, उसके बाद फेज्ड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ थी। तो इस तरह की चीज़ें कल को आए तो मतलब कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो जितना इसमें बताया मोर देन सफिशिएंट है। मतलब इतनी स्कीम्स का नाम लिख दीजिए और बाकी जो जो है वो सब लिख दीजिए, नंबर आपको ईजिली मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मतलब यूपीएससी की तैयारी में लेस इज़ मोर। इतना बड़ा सिलेबस है, हर चीज़ में लेस इज़ मोर। ठीक है, तो इस वीडियो में नहीं, थैंक्स।